गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर 3 देखने वाले हैं जो कि सेल का है। ठीक है, सेल का लेक्चर 3 हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग आज न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बाकी पीछे का जो भी चीज़ है वो सब पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में। अब हम लोग तीसरा लेक्चर का शुरुआत करेंगे आज, जो कि न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो सबसे पहला हम लोग चीज़ सीखेंगे वो है स्टेनिंग क्या होता है। स्टेनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग का मतलब होता है कलर, यानी कि कलर करना। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर करना, टू कलर। यानी किसी भी सेल को सबसे पहले हम लोगों को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए सबसे पहला काम जो करना होता है, सेल को निकालना और उसके बाद से फिर उसका स्टेनिंग करना। बिना स्टेनिंग किए हम लोग सेल को नहीं देख सकते हैं। अगर ऐसे देखेंगे भी तो उतना बढ़िया से हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सबसे क्या करते हैं हम लोग? सेल का स्टेनिंग करते हैं। अब स्टेनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ये अलग अलग होता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बात करिए अगर हम लोग प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में हम लोग कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन या फिर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। और अगर बात करें एनिमल सेल का, तो इसमें हम लोग मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर प्लांट सेल का कलर करना होगा या प्लांट सेल का स्टेनिंग करना होगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? या तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे या फिर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का यूज करेंगे। और अगर एनिमल सेल का हम लोगों को स्टेनिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में सिंपली याद रखने के लिए क्या करना है, प्लांट्स का जो कलर जनरली क्या होता है? ये ग्रीन होता है, और इसका जो कलर है ये सैफरॉन कलर का होगा। यानी कि कभी भी एक जैसा कलर जो है हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि ये ग्रीन कलर का है तो इसमें हम लोग कौन सा कलर यूज किए? सैफरॉन कलर। और अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल जो होता है नॉर्मली कैसा होगा? ये एनिमल्स का हम लोग ब्लड ले लेंगे, यानी कि एनिमल का ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। तो इस केस में हम लोग कैसा, एक उसका अपोजिट यानी कि ब्लू कलर। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, जो भी सेल होगा उसके अपोजिट कलर का हम लोग एक ले लेते हैं। जैसे कि एनिमल सेल है तो इसके लिए हम लोग मिथाइलिन ब्लू, कोई और कलर नहीं, मतलब याद रखने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि मिथाइलिन ब्लू का नाम कैसे याद रखेंगे। ये रेड एनिमल में किस में कौन सा यूज करेंगे? एनिमल्स में कौन सा यूज करेंगे? मिथाइलिन ब्लू। एनिमल का सेल नॉर्मली कैसा? ब्लड की वजह से रेड, और रेड का उल्टा कर देंगे ब्लू। तो ऐसे याद हो जाएगा कि हम लोगों का एनिमल्स में क्या यूज करेंगे? मिथाइलिन ब्लू। अगर प्लांट्स में क्या यूज करेंगे? सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। ज्यादातर यही यूज होता है। आयोडीन सॉल्यूशन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि स्टेनिंग जब हम लोग करते हैं तब क्या होता है, हम लोग क्या देखने को मिलेगा? ये भी तो हो सकता है कहीं कलर ज्यादा हो कहीं कलर कम हो। तो कहीं कलर ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो वही देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली। यानी कि सेल के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर उसमें जो कलर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कि जैसे एक ले लीजिए पूरा सेल, तो इससे सबसे बाहर में क्या होता है? हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, और सबसे अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग स्टेनिंग जब करेंगे तो सबसे डार्क पोर्शन हम लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा? ये न्यूक्लियस जो होगा ये सबसे डार्क दिखाई देगा, और ये जो साइटोप्लाज्म होगा ये क्या होगा? लाइटर होगा, लाइटर। यानी कि जब हम स्कैनिंग करेंगे फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ये भी हम लोगों का डार्कर ही दिखाई पड़ेगा। यानी जहां पर भी लिक्विड कंटेंट हम लोग देख रहे हैं या फिर जो जो भी एक हम लोग पढ़े कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, तो केमिकल कंपोजिशन हम लोग इसका देखेंगे तो इससे अलग है। यानी कि साइटोप्लाज्म का जो केमिकल कंपोजिशन है उससे बिल्कुल अलग है। किसका केमिकल कंपोजिशन? तो हम लोगों का जो न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से अलग है, वैसे ही इसका केमिकल कंपोजिशन इससे अलग है। इसलिए हम लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग दिख रहा है। यानी कि कुछ जो होंगे वो क्या होंगे? डार्कर अपीयर करेंगे, और कुछ जो होंगे वो लाइटर अपीयर करेंगे। यानी कि देखने में हम लोगों को वहां पर डार्क और लाइट दिखाई पड़ेगा कलर, जब हम लोग उसके कलर कर देंगे तब। यानी कि एनिमल्स में हम लोग किसका यूज करेंगे? मिथाइलिन ब्लू। प्लांट्स में सेफ्रेनिन सॉल्यूशन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। और फिर जब कलर हो जाएगा तो कुछ एरिया जो होंगे वो डार्क दिखेंगे ज्यादा, और कुछ एरिया जो होंगे वो ज्यादा लाइट दिखेंगे।
जैसे कि न्यूक्लियस जो होगा वो डार्क दिखाई पड़ेगा और साइटोप्लाज्म जो होगा वो लाइट हम लोग को दिखाई पड़ेगा। न्यूक्लियस डार्क होगा और साइटोप्लाज्म लाइटर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक स्लाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम लोग तो देख लिए कि स्टेनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि स्लाइड प्रिपेयर कैसे करेंगे। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि माइक्रोस्कोप से जब भी स्टडी किया जाता है हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड का प्रिपेयर करते हैं। तो स्लाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी कि हम लोग क्या देखना है यहाँ पर, स्लाइड का प्रिपरेशन, यानी कैसे हम लोग स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए जो भी सरफेस का हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर चिक सेल का एक एग्जांपल लेके उसके बाद से समझेंगे कि चिक सेल कैसा सेल है, यानी कि एनिमल सेल है। हम लोग एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा, तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग भी क्या हैं, एक मैमल्स हैं जो कि एनिमालिया कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, एनिमालिया किंगडम में जो मैमेलिया होता है उसमें हम लोग आ जाएंगे। तो यानी कि हम लोग भी क्या है, एक एनिमल्स हैं। तो हम लोग अपने सेल का ही एक स्टडी करेंगे, हम लोग अपने चिक सेल का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि स्क्रैप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई भी स्पून की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करेंगे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सेल आ जाएगा स्पून में, और फिर उस सेल को क्या करना है, एक छोटा सा जो मटेरियल आया है स्क्रैप करने के बाद उस मटेरियल को क्या करना है, नीडल की सहायता से आपको स्लाइड पे, यानी कि स्लाइड पे क्या करना है, उसको ले जाके फैला देना है। ठीक है, यानी कि ये एक स्लाइड हो गया हम लोगों का, ग्लास स्लाइड जिसे हम लोग बोलते हैं, ग्लास स्लाइड। उस पर फैला देना है, और फैलाने के बाद क्या करना है हम लोगों को, उस पे कलर करना है। अब कलर कैसे करेंगे, ये एनिमल सेल है, आपको पता है कौन सा सोल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक एनिमल सेल है, इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन यहाँ पर एक ड्रॉप ले लेंगे, और ड्रॉप की सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पर गिरा देंगे मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। अब मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन जब गिरा दिए तब क्या करेंगे, एक कवर स्लिप। कवर स्लिप कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है और बहुत ही पतला होता है, थिकनेस इसका बहुत ही कम होता है, और ये बिल्कुल हम लोगों को ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है। और उसको कवर स्लिप से क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे। ऐसे ही छोटा सा होता है, उसको पूरा स्लाइड आराम से ढक जाएगा। अब उस स्लाइड को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हम लोगों को कुछ ऐसा सेल का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। फिर इसमें सेल ऑर्गेनेल भी होंगे, ऐसे नहीं होगा वो सब नहीं होगा, वो सब चीज भी हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। और वो हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। यानी कि स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या किया, जो भी चीज का हम लोगों को करना है या देखना है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे हम लोग चिक सेल का लिए तो चिक को क्या किए, वहां से स्क्रैप किए। स्क्रैप करने के बाद से उसको नीडल की सहायता से यहाँ पर फैला दिए, और फैलाने के बाद क्या किए, उसको कवर स्लिप से हम कलर किए। कलर करने के बाद हम क्या किए, कवर स्लिप से उसको कवर कर दिए, उसके बाद ले जाके माइक्रोस्कोप से देखे। तो इस तरह से हम लोगों का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, scrape the inside surface of chick. You will get some material. दूसरा नंबर पे हम लोग क्या करना है, जब हम लोग इसको निकाल लिए तो transfer the material with the help of needle on the glass slide and spread it evenly. थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करना है, थर्ड स्टेप कलर करना है, यानी कि कलर बाय यूजिंग
suitable staining solution। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, चूंकि 6 सेल लिए हुए हैं तो ये क्या है, एनिमल सेल है, तो यहाँ पर हम लोग कौन से यूज करेंगे, लिख देते हैं here we use methylene blue। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको put the cover slip, यानी कि हम लोग क्या करना है, अब कवर स्लिप उस पर रख देना है। और सबसे लास्ट में वॉच अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि हम लोगों को सबसे लास्ट में क्या देखना है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों को देखना है। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखेंगे तब हम लोग क्या दिखाई पड़ेगा, यही सब एक सेल दिखाई पड़ेगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ एरिया जो है वो ज़्यादा डार्क है और कुछ एरिया जो है वो लाइटर है। तो यहाँ से हम लोग का एक डिफिनीशन जैसा बन के आता है न्यूक्लियस का, तो वो डिफिनीशन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ each cell is called as न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस का एक तरह से डिफिनीशन क्या हो जाएगा, एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल ओवल फिर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ पर पाया जाए, लगभग सेल, हर एक सेल के सेंटर में पाया जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोगों का क्या निकल के आया, न्यूक्लियस का एक डिफिनीशन निकल के आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, फिर इसमें न्यूक्लियस का डिफिनीशन हम देख लिए, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड क्या क्या किए थे हम लोग, एक बार देख लेते हैं। किसी भी जिसका भी करना होगा उसको हम लोग स्क्रैप करेंगे और फिर क्या देखेंगे, वहाँ पर जो भी मटेरियल हम लोग को मिलेगा उस मटेरियल को ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल, और ट्रांसफर करने के बाद उसको पूरी तरह से ग्लास स्लाइड पे फैला देंगे, और ग्लास स्लाइड पे फैलाने के बाद उसको सूटेबल स्टेनिंग सोल्यूशन, अगर एनिमल सेल है तो मिथाइलिन ब्लू, अगर प्लांट सेल है तो सेफ्रेनिन सोल्यूशन, उसके बाद से क्या करना है, उस पर कवर स्लिप हम लोग को रख देना और फिर उसको माइक्रोस्कोप से ढक देना है, और माइक्रोस्कोप से हम लोग को देखना है उसको। उसके बाद से हम लोग न्यूक्लियस का डिफिनीशन देखते हैं। जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोग को एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल ओवल सरफेस दिखाई पड़ेगा जो कि एक डॉट के बराबर होगा, और ये हर एक सेल में दिखाई पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोल देंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है, यानी कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, यानी कि इसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर वाला होता है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी जो सबसे बाहर वाला होगा न्यूक्लियस के बाहर, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, एक लेयर होगा, जैसे कि सेल के सबसे बाहर सेल वाल होता है प्लांट सेल में। ठीक है, सही है कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगा, और इसकी वजह से ये क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन वाला हो जाएगा। जो बाहरी मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसके अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स क्या करते हैं, तो पोर्स जो है मटेरियल्स को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये भी इसका काम, क्या किसका काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग देखे हुए थे सेल मेम्ब्रेन में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि वो क्या कर रहा है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा ये कुछ चीजों को अंदर जाने दे रहा है और कुछ चीजों को बाहर आने दे रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें पोर्स होता है और ये पोर्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म बाहर से क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल का ट्रांसफर करेगा। ठीक है, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, ये दोनों ही तरफ से हो सकता है। किसका, मटेरियल का ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, यानी कि बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब इसमें जब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्रोमोसोम बोल देते हैं। और ये जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है सिर्फ तभी हम लोग को दिखाई पड़ेगा जब वो सेल डिवाइड करने वाला हो, जब वो सेल डिवाइड करने वाला हो, यानी कि सीन ओनली व्हेन द सेल इज about to divide। यानी कि हम लोगों को क्रोमोसोम अगर देखना है किसी भी सेल में तो हम लोगों को तभी दिखाई पड़ेगा जब वो सेल क्या करने वाला हो, डिवीजन करने वाला हो, यानी कि वो डिवाइड करने वाला हो, तभी हम लोगों को ये क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो होता है क्रोमेटीन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, तो क्रोमेटीन के फॉर्म में। क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है एक जाला जैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बाद में जब सेल डिवीजन करने वाला होता है तब क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट हो जाएगा और अरेंजमेंट होने के बाद से ये फिर किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज होता है। यानी कि ये इंटेंगल्ड है, इंटेंगल्ड यानी कि चारों तरफ एक दूसरे में मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने के लिए आता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम में चेंज होता है और अरेंजमेंट इसका क्रोमोसोम के जैसा हो जाता है, यानी कि रॉड शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम लोगों को जब भी क्रोमोसोम देखना है तो तभी देख सकते हैं जब सेल क्या हो, डिवीजन करने वाला हो। अदरवाइज हम लोगों को क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल जो कि धागे में एक दूसरे के जैसे धागे के जैसा स्ट्रक्चर होगा और ये एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे मिले होंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर फैले हुए होंगे, धागे जैसा स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर inheritance of characters from parents to characters from parents to next generation। यानी क्रोमोसोम के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है जो कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स होता है उसको ट्रांसफर करके क्या अगले जनरेशन में, यानी कि अगला जनरेशन जो भी होता है और उसको किस फॉर्म में लेके जाएगा, जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी कि इसके पास जो होगा डीएनए होगा, क्रोमोसोम जो होता है वो किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्रोमोसोम जो है क्या करेगा, इसके पास इंफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को पास करने का। यानी कि इसके पास इंफॉर्मेशन होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर को पास करे। और क्रोमोसोम जो होता है किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्रोमोसोम is made up of DNA
एंड प्रोटीन। यानी कि क्रोमोसोम जो होता है किसका किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। अब हम लोग यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डीएनए आरएनए हम लोग देख लेते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर डीएनए में हम लोग देखेंगे कि डीएनए जो होता है ये दो टाइप का होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको हम लोग लिख देंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए यहाँ पर लिख देते हैं। बाकी डीएनए का फुल फॉर्म तो ऊपर देख चुके हैं हम लोग। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि जिसमें भी दो स्ट्रैंड है उसको हम लोग डबल स्ट्रैंड है, जिसमें भी सिंगल स्ट्रैंड है उसको हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कह देते हैं। सेम वैसे ही आरएनए भी जो होता है डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। अब देखते हैं हम लोग कि डीएनए के पास क्या होता है। तो इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो कि नेसेसरी है किसके लिए, तो सेल के फंक्शनिंग के लिए, यानी कि सेल को कंस्ट्रक्ट करना और फिर उसके अरेंजमेंट करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, इसका इंफॉर्मेशन होता है किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। यानी कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगा कि सेल को कैसे बनाना है, फिर उसका फंक्शन कैसे करना है, और फिर सेल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। ये सब काम जो होता है डीएनए का ही काम होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डीएनए contains information necessary for constructing and organizing cell। यानी कि डीएनए के पास क्या होता है, इस सेल को कंस्ट्रक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करने का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ये सब इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। और डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है जो कि ये सब काम कराता है, उसको क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। यानी लिख सकते हैं उसको फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। यानी कि फंक्शनल सेगमेंट डीएनए को क्या बोल देंगे हम लोग, जीन बोल देंगे। यानी कि जीन क्या होता है, जो भी उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा डीएनए में, वो एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, वो सब क्या होता है, जीन के पास होता है। यानी कि जीन ही जो है ये सभी इंफॉर्मेशन रखता है और फिर उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने का काम करता है। और जीन कहाँ पाया जाता है, जैसे एक डीएनए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो डीएनए के ऊपर ये ऐसे 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 बहुत सारा जीन इसमें सटा हुआ होता है, और यही जीन जो है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डीएनए जो है क्या करता है। ठीक है, जब सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा, हम लोग देखें कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और सेल डिवाइड करता है तभी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब क्रोमोसोम यानी कि सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा हो तो क्या उसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा, डीएनए वहां पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि डीएनए इज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए is a part of chromatin material when the cell is not dividing। यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो
तभी क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल का वो पार्ट होता है। नॉर्मली ऐसे हम लोग जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो वो क्रोमोसोम का पार्ट हो जाता है, और जब डिवाइड नहीं कर रहा होता वो क्रोमेटिन मटेरियल का। हम लोग पहले देख चुके हैं पहले ही कि क्रोमेटिन एक्चुअली में क्या होता है, वो क्रोमोसोम ही होता है, बस वो पहले फैला हुआ होता है, थ्रेड बहुत सारे इंटेंगल्ड थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, तब उसको हम लोग क्रोमेटिन बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें क्या हो, कंडेंसेशन हो जाए और क्या अरेंज हो जाए एक सही तरीके से, तब उसको हम लोग क्रोमोसोम बोल देते हैं। यानी डीएनए जो है ये भी क्या है, क्रोमेटिन का पार्ट है, जब सेल क्या हो, डिवाइड नहीं कर रहा हो। यानी क्रोमेटिन को हम लोग लिख सकते हैं कि क्रोमेटिन इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन इज विजिबल एज entangled mass of thread like structure। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक इंटेंगल्ड मतलब पूरा आपस में उलझा हुआ मास के जैसा ये होता है। यानी कि क्रोमेटिन जो है हम लोग को विजिबल होगा जब हम लोग ऐसे नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, तब हम लोग जब उसको देखेंगे तो हम लोग कैसा दिखाई पड़ेगा, वो एक इंटेंगल्ड मास के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं क्रोमेटिन जब अरेंज हो जाता है, क्रोमेटिन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू अब किस में ऑर्गेनाइज हो गए, किस में क्या बन जाएगा यहाँ पर हम लोगों को, तो क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम when the cell is about to divide, यानी कि सेल जब डिवाइड करने वाला हो उसके जस्ट पहले जो क्रोमेटिन होगा क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। यानी कि इससे पहले किस फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलेगा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था हम लोग को क्रोमेटिन के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा हम लोगों को कैसा क्या देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग को क्रोमोसोम के रूप में देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब भी हम लोग को देखना होगा क्रोमोसोम, तो हम लोग कब देखेंगे, जब सेल डिवाइड करने वाला हो, तब हम लोग को क्रोमोसोम आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब जो है न्यूक्लियस के बारे में हम लोग फिर देखते हैं, ये सब न्यूक्लियस का ही पार्ट है। अब एक और देखते हैं हम लोग फंक्शन। तो न्यूक्लियस जो होता है ये सेलुलर न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, यानी कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा, तो न्यूक्लियस जो होता है ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब इसका मतलब क्या होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब, तो सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब सेल क्या हो, सेल जब डिवाइड करने वाले, यानी कि सेल भी अपने जैसा एक सेल बनाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल क्या होगा, मैच्योर होगा। जब सेल पहले एक छोटा रहेगा फिर क्या होगा, उसमें मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी होने के बाद से क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा। तो उसमें डिवीजन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, कौन कराएगा डिवीजन, तो उसमें डिवीजन कराने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस ही होता है। यानी कि न्यूक्लियस ही क्या करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा और पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। फिर उसमें जो भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा उस सभी चीजों को प्रोवाइड करेगा और फिर सेल डिवीजन कराने का काम करता है। उसके अलावा ये केमिकल एक्टिविटीज को भी क्या करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जब भी हम लोगों को रिप्रोडक्शन कराना होगा, सेल बनाना होगा नया सेल, तब हम लोग किसका हेल्प लेंगे, न्यूक्लियस का। क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है, जो भी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उन सबको कंट्रोल करेगा और फिर डिवीजन भी कराने का काम जो है वो यही करेगा, न्यूक्लियस ही करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एक तरह से कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और जब भी सेल मैच्योर होगा तो ये क्या करेगा, उसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा और फिर न्यूक्लियस ही डिटरमाइन करेगा कि सेल जो बनेगा वो कैसा होगा। यानी कि सेल के फंक्शन भी एक तरह से कंट्रोल करने का काम करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं
जो कि पहले भी थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक में हम लोग क्या देखे हुए थे कि उसका जो न्यूक्लियस होगा यानी कि न्यूक्लियर रीजन उसका वेल डिफाइंड होगा, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि उसका जो डिवीजन वेल डिफाइंड जो नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। यानी कि जो इसका ऐसे होगा हम लोगों का जो न्यूक्लियस उसका देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसका न्यूक्लियस हम लोग क्या ऐसे ही देखने को मिलेगा, यानी कि बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दिखेगा, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस ना कह के क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। यानी इसका जो न्यूक्लिक एसिड ये सब है, ये न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि इसका जो प्रोकैरियोटिक का जो भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी देखने को नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक क्या करेगा, ये जो फंक्शन होगा वो कैसे परफॉर्म करेगा। अब जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं, इसका एग्जांपल हम ले लेते जैसे कि मान लीजिए क्लोरोफिल का ही बात करते हैं, ठीक है। यानी क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है, आपको पता है प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जब बात करेंगे हम लोग इसका एक प्रोकैरियोटिक में जो क्लोरोफिल होगा, प्रोकैरियोटिक में जो क्लोरोफिल होगा ये क्या होगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर। यानी क्लोरोफिल जो होगा ये कहां पर पाया जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जबकि हम लोगों को ऐसा कुछ यूकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल कैसा होगा, या कह सकते हैं कहां पाया जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल हम लोग को देखने को मिलेगा कहां, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग कहां दिखाई पड़ेगा, यूकैरियोटिक में। यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, एक सेल ऑर्गेनेल हम लोग पता है ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, या फिर कह सकते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी कह देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, ये नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, नॉट अवेलेबल। तो इसमें कहां पर पाया जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वहीं पर हम लोगों को क्लोरोफिल दिखाई पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ये सभी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो भी सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सिर्फ वहीं पर हम लोगों को ये क्लोरोफिल दिखाई पड़ेगा। जबकि प्लांट्स में क्या होंगे, ये हर एक प्लांट में क्लोरोफिल हम लोगों को देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, तो हर एक प्लांट में हम लोगों को क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। और ये कहां पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, और यही सेल ऑर्गेनेल जो है क्लोरोफिल कंटेन करता है। और प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो ये हम लोग को क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना पाया जाके क्या कहां पर पाया जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा वहीं पर ये हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मेम्ब्रेनस एक वेसिकल्स होता है, वहां पर भी हम लोग यानी कि मेम्ब्रेन का वेसिकल होगा, वेसिकल मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वहीं पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो आज के साथ आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। चौथे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग फोर्थ लेक्चर जो आएगा हम लोगों का उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके आगे भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।